नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर के हिमाचल हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी विभागों और प्राधिकरणों को सख्त निर्देश दिए हैं। इधर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बीसी नेगी ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन, सार्वजनिक सड़क और फॉरेस्ट लैंड पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने वन विभाग, राजस्व विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को विशेष जिम्मेदारी देते हुए कहा कि भविष्य में कोई नया अतिक्रमण जो है ना हो। इसके अलावा वन रक्षक, पटवारी, कार्य निरीक्षक को आदेश दिया गया है वे अपने क्षेत्र में सरकारी जमीन, फॉरेस्ट लैंड, सड़क रास्ते पर भी पूरी तरह से अतिक्रमण या फिर नए अतिक्रमण की जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूर दे। अब हर महीने के पहले हफ्ते में इन अधिकारियों को लिखित में रिपोर्ट पेश करनी होगी। हिमाचल की बात में आज उसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, चलिए कर लेते हैं उनका रुख। तो अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हाईकोर्ट के द्वारा ये तो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। बात की जाए प्रदेश की, तो प्रदेश में जिस तरीके से देखा जा रहा है तहबाजारी की संख्या जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो अतिक्रमण की संख्या भी है वो अत्यधिक है। वहीं जो देखा जा रहा है बीते दिन जिस तरीके से न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह और बीसी नेगी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब जो प्रदेश में जो अतिक्रमण है उसे तत्काल प्रभाव से 1 माह के अंदर हटाया जाए। ऐसे में खासकर उन्होंने जो IPH और खासकर जो लोक निर्माण विभाग व अतिरिक्त सभी विभागों को नीति निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन जिन क्षेत्रों में जो अतिक्रमण है उन्हें हटा दिया जाए। खासकर जो अब उन्हें जो पानी और जो बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। खासकर जो न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पानी और बिजली है उन्हें 1 माह का नोटिस दिया जाए। उसके पश्चात उनके जो बिजली और पानी के कनेक्शन को काट दिए जाए और प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में जो अतिक्रमण जहाँ जिन क्षेत्रों में हुआ है उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से जो पटवारी, कानगो, तहसीलदार ये सब मिलकर अब जो उपायुक्त है उन्हें ये रिपोर्ट सौंपेगी कि प्रदेश में अभी तक किन किन क्षेत्रों में कितना अतिक्रमण हुआ है। देखा जा रहा है अगर प्रदेश की बात करें, जब से हिमाचल प्रदेश का अलग से गठन हुआ तब से प्रदेश में अत्यधिक स्थानों पर प्रत्येक जिला में अतिक्रमण के हजारों मामले मिल जाएंगे, लेकिन अब उन्हें जो पानी और बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। साथ ही NHAI को भी नीति निर्देश जारी किया है कि जो नेशनल हाईवे के पास भी जो अतिक्रमण होता है उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने की नोटिस दिया जाए। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, शिमला से। तो हाईकोर्ट ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दे दिया है। जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है, इसका खासा ध्यान रखे अभी जो है हाईकोर्ट के द्वारा ये बात साफ तौर पर कह दी गई है कि अतिक्रमण पर पूरा फोकस रहने वाला है। तो संबंधित डिप्टी रेंजर, कानूनगो और कनिष्ठ अभियंता को सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। जहां आपको बता दें कि उच्च अधिकारी जैसे कि प्रभागीय, वन अधिकारी, तहसीलदार और सहायक अभियंता को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए। बिजली, पानी कनेक्शन पर रोक है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध कब्जों पर बने निर्माणों को बिजली और पानी की जो कनेक्शंस हैं वो प्रदान ना किया जाए। यदि ऐसे कनेक्शन पहले से दिए गए हैं तो उन्हें 1 महीने के भीतर काटने का निर्देश भी जो है वो कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। हाईकोर्ट का इससे उद्देश्य क्या है, इस पर पूरा फोकस रह रहा है कि कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी वन विभाग जो है, वन भूमि जो है वो सार्वजनिक सड़कों को अतिक्रमण से बचाने के लिए व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू किए जाए। जहां हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि संबंधित विभाग और अधिकारी नियमित रूप से अपने कार्यों की निगरानी करें, किसी भी प्रकार की ढिलाई इसमें ना बरते। यह फैसला राज्य में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए है। तो चलिए कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ प्रेम कुमार ड्रैग रिटायर IAS है, नवनीत शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और विनय शर्मा जी एडवोकेट हाईकोर्ट हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। प्रेम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हिमाचल पर। प्रेम कुमार जी, सबसे पहला सवाल यही रहने वाला है कि हाईकोर्ट के द्वारा जो ये वर्डिक्ट दिया गया है, जो ये सख्त निर्देश दिए गए हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय? मैं ऑडिबल हूं?
जी बिल्कुल। हेलो। जी जी, आप ऑडिबल हैं, बोलिए। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा। हिमाचल प्रदेश में एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए कम से कम 5 कानून हैं। एक तो एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है, एक पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट है, एक एचपी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट है, नेशनल हाईवे एक्ट है और एचपी रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट है। इन 5 कानून में प्रत्येक अधिकारी की, प्रत्येक कर्मचारी की जो विभाग के हैं, वो चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे फॉरेस्ट के हैं, चाहे नेशनल हाईवे के हैं, चाहे दूसरे विभाग के हैं, उनकी जिम्मेदारियां तय की गई है किसने क्या करना है समय समय पर। तो हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किए हैं, हमने तो अभी तक मुझे ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, मैं कोशिश कर रहा था। तो हाईकोर्ट ने कोई नई बात नहीं कही जो इन कानूनों में है, और शायद जिसमें एक्शन नहीं लिया गया है, इसलिए हाईकोर्ट ने इसमें इंटरवेंशन किया है। इन्हीं कानून की पालना के लिए भी हाईकोर्ट ने आदेश पारित किए हैं। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर पर्यटन नगरी है हिमाचल प्रदेश और इस पर सबकी निगाहें रहती है। ऐसे में क्योंकि आप जिक्र बार बार ये कर रहे हैं कि वो जो नियम पहले से लागू हैं और इन नियम पर कार्रवाइयों की उम्मीद जरूर जाहिर की जा रही है कि अगर नियम है तो नियम पर काम किया जाए। जब वो काम नहीं हो पाता है तब जाकर के कोर्ट के द्वारा दोबारा स्वतः संज्ञान लिया जाता है और उसके बाद कोशिश की जाती है, कोर्ट के द्वारा सख्त लहजे में निर्देश दे दिया जाता है कि अब किसी भी प्रकार से अतिक्रमण पर माफी नहीं है, अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए। बतौर, क्योंकि आप रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं इस चीज को, कितना मुश्किल हो सकता है इन अतिक्रमणों को हटाना, क्योंकि इतनी आसानी से लोग हट जाएं ऐसा संभव नहीं होता है। तो कितना समझदारी, कितनी सहजता की जरूरत। देखिए, अतिक्रमण हटाना क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप है। दूसरा, जो कानून में भी एक बोलते हैं कि हटाने से पहले सुनने का मौका मिलता है। दूसरा क्या दिक्कत आती है, आपका 2-3 कानून इसमें है। एक तो हम बोलते हैं कि सरकार जो है बार बार पॉलिसी बना रही है। 87 में पॉलिसी बनी थी कि एनक्रोचमेंट हम रेगुलराइज करेंगे। 87 की पॉलिसी 97 में उसको क्रैश किया गया, बीइंग इलीगल। 2002 में नई पॉलिसी बनी कि जितने भी अतिक्रमण है हम सबको रेगुलराइज करेंगे। वो भी चैलेंज हो गई, वो भी स्टे में है। 17 में फिर पॉलिसी बनी। तो एक तो गवर्नमेंट का जो आपका जो व्यू है या जो गवर्नमेंट का जो काम है, वो अपने ही कानून के शायद कंट्राडिक्टरी चल जाता है और उससे एक किस्म का लोगों को लीवरेज मिलती है कि एनक्रोचमेंट तो रेगुलाइज होनी है। तो पॉलिसी में इनको, हालांकि जितनी भी पॉलिसीज बनी उसमें 40 साल हो गए पॉलिसी बनाते बनाते, लेकिन 1 इंच जमीन भी इन पॉलिसीज में आज तक रेगुलाइज नहीं हुई। ये तो एक बात हुई। दूसरा आता है कानून है एडवर्स पोजीशन का, विनय जी इसमें अच्छी तरह बोलेंगे। जब भी कोई मान लो 12 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो जो एनक्रोचर है वो एडवर्स पोजीशन का अपना प्ली लेता है कि मैं तो मालिक बन चुका हूं। दूसरा ये भी है, मैं ब्रॉडली कह रहा हूं, बिल्कुल संक्षिप्त में कह रहा हूं। जो तीसरा कानून आपको एक लिवरेज देता है एनक्रोचर के लिए, वो है एक फॉरेस्ट राइट एक्ट। आपने सुना होगा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 बोलते हैं, 2006 में वो पास हुआ था। ट्राइबल एरिया में 2008 को लागू हुआ था और नॉन ट्राइबल में उसको लागू किया था 2012 से। इन प्रिंसिपल जमीन पे अभी तक नहीं गया। तो अब ये है कि गवर्नमेंट की मंशा भी ये रहती है कि कुछ ये तो है कि गरीबों को जो है, जो उनकी कब्जे में जमीन है वो उनको दी जाए, एक इंटेंशन रहती है। उसमें सब लोग उसका मिसयूज करते हैं या उसका नाजायज फायदा उठाते हैं और गरीबों को तो शायद फायदा मिलता नहीं है। ये 2-4 बातें। जनरल परसेप्शन ये है कि जो सरकारी जमीन है उससे कुछ में हटनी नहीं है, उसको कभी ना कभी रेगुलराइज होना है। दूसरा फिर आपका एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, इलेक्शंस है। आपको मैं बता दूं, जितनी पॉलिसीज फ्रेम हुई, हालांकि इसमें उसमें कोई जमीन रेगुलराइज नहीं हुई, ये इलेक्शन के 1 साल पहले फ्रेम हुई। अब आप 87 से चलो, इलेक्शन 88, 2002 की पॉलिसी, इलेक्शन 2002, 17 की पॉलिसी 2000 की, इलेक्शन 18। तो ये भी इसमें मेन दिक्कत आती है। चलिए, तो ये 2-3 बातें मैंने
ठीक है प्रेम कुमार जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ नवनीत शर्मा जी भी आप बने हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका नवनीत शर्मा जी, क्योंकि आज का विषय जो है वो अतिक्रमण को लेकर के है और हाईकोर्ट के द्वारा जो है सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि सरकारी जमीनों से अब अतिक्रमण को हटाया जाए। वन विभाग को इसको लेकर के निर्देश दे दिया गया है। अब कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया है इसको लेकर के आपकी क्या राय? अब देखिए, इस देश में या प्रदेश में सबसे बड़ी एक जो आप इसे किसी भी रूप में ग्रहण कर सकते हैं कि जब कार्यपालिका कोई अपना काम नहीं कर पाती या बाकी अंग जब अपना काम नहीं कर पाते तो फिर न्यायपालिका को आगे आना पड़ता है। अभी डायरेक्ट साहब ने बहुत सारे एक्ट्स बताए, बहुत से बताए, सब कुछ बताया और वो मंशा भी बताई कि उस मंशा के जरिए, अब मैं तो इसको शिमला की रिटेंशन पॉलिसी के साथ भी जोड़ता हूं कि लोकप्रिय राजनीति जो है वो हमें अलोकप्रिय फैसले नहीं लेने देती और इसीलिए जनता को हमारी राजनीति का स्तर ये हो गया है मैम कि हम लोग चोर से कहते हैं कि रात को 2 बजे बड़ा अच्छा मौका होगा, सब सोए होंगे, आप चोरी कर लेना, ये एक तरह से आइडियल टाइमिंग होगी। और फिर ऐन वक्त पे जाके 1:30 बजे के करीब हम घर वालों को भी उठा देते हैं कि कृपया जागते रहिएगा, 2 बजे चोर आने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इधर भी हैं, हम उधर भी हैं, लेकिन हम एक अच्छी गवर्नेंस के साथ नहीं। आप कांगड़ा देख लीजिए, आप शिमला देख लीजिए, आप हिमाचल के किसी भी शहर में चले जाइए, कहीं फुटपाथ तक नहीं बचे हैं। और जब फुटपाथ नहीं बचते हैं, जब आदमियों का पैदल चलना मुश्किल होता है, जब पार्किंग आपकी फुटपाथ पे आ जाए या जब गाड़ियां या जब शॉप्स पार्किंग पे आ जाएं, तो उसके बाद फिर अगर कोर्ट आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा? लेकिन कोर्ट जब इस तरह के फैसले देता है, ये स्वागत योग्य होते हैं, लेकिन इसके साथ ही संकट ये भी होता है कि उसका पालन फिर सरकारी विभागों ने ही करना है। और जब इनका पालन करवाने की बात आती है तो मुझे कसौली में फिर शैल बालाजी याद आती हैं। वो कोर्ट के आदेश का पालन करवाने ही गई थी, लेकिन एक सरफिरे की गोली का शिकार हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि सभी अंग मिलकर के जब तक इस समस्या को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम सब अपने अपने अनुभव शेयर करने। नवनीत जी, ये जो पूरा सिचुएशन यहाँ पर सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, प्रेम सिंह रैक जी IAS हैं जी नवनीत जी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अक्सर अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है और जैसा कि जिक्र आपने भी किया कि जब सरकारी लहजा और जब विभागीय लहजा सही से काम नहीं कर पाता है तो कोर्ट को आगे आना पड़ता है और कोर्ट को उन्हीं नियमों को याद दिलाना पड़ता है। क्या समझा जा सकता है, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि इससे क्या समझा जा सकता है कि अतिक्रमण को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? सिर्फ वोट बैंक के लिए कि कहीं अतिक्रमण हटाएंगे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, लोग नाराज होंगे, रोजगार को लेकर के प्रदर्शन करेंगे और इस वजह से उनको जागरूक किए बिना, उनको समझाए बिना हम जैसा चल रहा है वैसे चलने दे रहे हैं? आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं अपने पहले ही दे चुका हूं। जब मैंने लोकप्रिय राजनीति की बात की तो जाहिर है उसमें वोट भी आता है। जरा विस्तार से भी बताइएगा, इसीलिए ये सवाल। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जाता है कि जी आदमी वहां खड़ा हो जाता है कि 40 साल से मेरे दादाजी के नाम पे ये जमीन है, 40 साल से हमारा कब्जा है इस पे जमीन बेशक केंद्र सरकार की है या प्रदेश सरकार की है, लेकिन हमारे पटवारी के रिकॉर्ड में हमारे नाम पे उस पे लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति के पास पोजीशन है। और जब वो कब्जे, अगर कोई उत्साही अधिकारी जब वो कब्जे तोड़ता है तो मीडिया भी उसमें एक बहुत अजीब सा रोल प्ले करता है। वो कैसे? आपने एक गौर किया होगा कि जब भी कोई अवैध बस्ती उजाड़ी जाती है या जब फुटपाथ से दुकानदारों को हटाया जाता है तो फिर हेडलाइन क्या छपती है? फलानी बस्ती पे चला पीला पंजा। अब वो पीला पंजा जाहिर है जेसीबी के लिए कहा जाता है या जो ये एक्सकेवेटर या इस तरह की मशीन्स होती हैं, तो उससे भी एक कब्जाधारियों के प्रति एक संवेदना जगाने का काम मीडिया भी करता है। जबकि ये विकास के विरोध में खड़ा होने वाला ये एक तरह की दुष्प्रवृत्ति है कि जब हम पॉलिटिशियंस नहीं चाहेंगे कि उनके वोट खराब हों। भाई कांगड़ा बाजार में अगर फुटपाथ पे अगर 100 दुकानें हैं, एक आदमी के ऊपर भी 4-4 लोग अगर डिपेंड करते हैं
तो 100 इंटू 4 ये 400 वोट खराब होंगे ना एमएलए साहब के, चाहे पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो। तो इसलिए उनको लगता है कि ठीक है, जो भी रूल आया, जो भी कुछ आया है, तो अवैध अतिक्रमण होता रहे, उसमें कोई बेसिकली ये भी एक रॉन्ग यूसेज है कि अवैध अतिक्रमण का मतलब ही है कि वो वैध नहीं है। तो उसमें हम लोग शब्दों की फिजूल खर्ची में पड़ जाते हैं। तो ये जो एक तरह का पॉलिटिकल मजबूरी है, लोकप्रिय राजनीति की मजबूरी है, और बड़े बड़े अच्छे लोगों को मैंने इसके आगे मोम की तरह मेल्ट होते देखा है, जिनका सार्वजनिक जीवन में जिनका बहुत अच्छा स्थान रहा है, जिनका सम्मान रहा है, वो भी इस अतिक्रमण को, इस अवैध अभ्यास को बढ़ावा देते मुझे कई बार प्रतीत हुए हैं। चलिए ठीक है विनय, नवनीत जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ विनय शर्मा जी भी बने हुए हैं, हाईकोर्ट एडवोकेट। सर बहुत स्वागत है आपका। विनय जी, चर्चा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर अवैध कब्जे को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के बातचीत हो रही है। सरकारी जमीनों को मुक्त करने का सख्त निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अब इस कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश को जरा विस्तार से हमें भी समझाएं और हमारे दर्शकों को भी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कानून और कुत्ता, ये दोनों किसी को काटते हैं तो वो गरीब आदमी ही होता है। आप किसी भी मामले को ले लीजिए, अतिक्रमण हो या कोई और मामला हो, किसी भी मामले को ले लीजिए, पंजा जो है, नवनीत जी ने जो बात बोली, पीला पंजा, ये पीला पंजा हमेशा गरीब पर चलता है। आज तक कोई इंसिडेंस नहीं हुआ कि किसी अमीर आदमी के अतिक्रमण पर या उसके अवैध कब्जों के ऊपर कोई पीला पंजा चलाओ। मैंने नहीं सुना आज तक, और पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे हिमाचल की बात नहीं कर रहा, कहीं भी। और लोगों में रोष इस बात का ही होता है कि रेडी फड़ी वालों को आप उठा रहे हैं, आप छोटे मोटे दुकानदारों को उठा रहे हैं जिनके पास अवैध कब्जे हो सकते हैं, लेकिन आपने आज तक किसी अमीर आदमी के अवैध कब्जों को क्यों नहीं हटाया। मैं शिमला की बात कर रहा हूं। शिमला के 2 होटल जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के हैं, उनके लिए अवैध रास्ते बना दिए गए। अवैध रास्ते जो बनते हैं वो अतिक्रमण ही होता है। उसकी खूब चर्चा हुई, अखबारों में भी खूब आया, लेकिन आज तक ना किसी कोर्ट ने कोई एक्शन लिया, ना किसी सरकार ने कोई एक्शन लिया। विनय शर्मा जी, माफी चाहूंगी, बीच में टोक रही हूँ, माफी चाहूंगी। आज इस चर्चा में तमाम आप जितने भी गणमान्य लोग मौजूद हैं, आप वो लोग हैं जो सरकार या फिर जो जिस तरह से कोई भी कार्यवाही प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, जिन गरीबों की आप बात कर रहे हैं, अगर उन गरीबों के साथ किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो आप ही वो लोग हैं जो इसको मुद्दा बनाएंगे। आप ही वो लोग हैं जो कोर्ट तक, आप विनय शर्मा जी आप ही हैं जो कि इस विषय को कोर्ट तक लेकर के जाएंगे। प्रेम कुमार जी ये चीज निर्धारित करेंगे कि किसी के साथ गलत ना हो। नवनीत जी जागरूकता का काम करेंगे। आप तमाम मेहमानों को पता है कि ये बात जो, ये चर्चा जो हम कर रहे हैं, ये सब कुछ हमसे ही रिलेटेड है और हम ही इस चीज को नजर में ला पाएंगे क्योंकि मीडिएटर हम ही हैं। तो हम सवाल किससे कर रहे हैं विनय जी? देखिए, सवाल तो कानून से ही है, सवाल तो प्रशासन से ही है, और कानून को रिप्रेजेंट तो आप कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि कानून जो है वो सबको अगर बराबर नजर से देखेगा तो इस तरह के सवाल नहीं उठेंगे। जितने भी लोग हैं जो चीखते हैं वो यही चीखते हैं, जो गरीब लोग चीखते हैं वो यही कहते हैं कि फलाने बंदे के ऊपर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, हमारे ऊपर एक्शन क्यों ले लिया। कानून को भी चाहिए कि सबको बराबर नजर से देखे। जब कोई बड़े व्यक्ति की बात आ जाती है तो कानून वहीं रुक जाता है। तो कानून फिर इंसाफ कहां दे रहा है? कानून जो है वो बराबर कहां तोल रहा है? कानून अगर बराबर तोड़ने लग पड़े, आंखें बंद करके, जिस तरह से पहले कानून की जो पुतला होता था उसकी आंखों पे पट्टी होती थी, जिसका मानना यह होता था कि अब सबको कानून बराबर नजरों से देख रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा। लेकिन अब तो वो पट्टी भी हटा दी गई है। पट्टी हटाने से पहले भी इस तरह के हालात बने हुए थे। अब पट्टी हटाने के बाद तो बिल्कुल ही कानून देख रहा है किसके साथ कैसा करना है, किसके साथ कैसा करना है। मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं, कोर्ट्स में भी मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं। छोटे मामलों में किसी भी छोटे गरीब आदमी की कोई बात आ जाएगी तो कानून किसी को नहीं सुनता। कानून बोलता है कानून अपना काम करेगा, लेकिन जब वही काम किसी अमीर आदमी के ऊपर आ जाता है तो कानून चुप हो जाता है। तब कानून कोई एक्शन नहीं लेता। कानून कोई एक्शन नहीं लेगा तो फिर सरकारें होंगी वो कैसे कोई एक्शन लेंगी, क्योंकि उन्होंने तो वोट लेने हैं।
कानून ने तो किसी से वोट नहीं लेने। जब ठीक। कानून जिसने वोट नहीं लेने हैं वो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है तो बहुत दुख होता है। चलिए एक फाइनल और कमेंट उसकी ले आंखें- लेते हैं। ठीक है विनय शर्मा जी, गरीब आदमी सामने दिख रहा है। ठीक है सर, वक्त की थोड़ी सी कमी है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। नवनीत जी, शुरुआत आप ही से। काफी महत्वपूर्ण बातें विनय शर्मा जी करते नजर आ रहे हैं। जी जी बताएं। चलिए सर, आपका ऑडियो इशू चल रहा है। प्रेम कुमार जी आपके पास आएंगे। प्रेम कुमार जी, आपने अभी विनय शर्मा जी को सुना, काफी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। गरीबों पर पीला पंजा चलने की बात उन्होंने कही। परेशान हर नियम से, हर सख्ती से सिर्फ गरीब और रेडी पटरी वाले होते हैं। आखिरकार अमीर दरवाजों पर क्यों नहीं पहुंचती है टीम, और इन गरीबों की कौन सुनेगा? अगर आप लोग कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं और तमाम चीजें होती हैं तो किस तरह की चुनौती है आप, क्योंकि विनय शर्मा जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वाकई में काफी गंभीर है। देखिए, कुछ हद तक विनय शर्मा की बात ठीक है, और थोड़ा समय नहीं है। जो एनक्रोचमेंट आप बोलते हैं वो भी दो किस्म की है, एक तकनीकी है, एक सच्ची है। तकनीकी क्या होती है कि किसी वक्त आपका जो शामलात भूमि होती थी गांव में, वो गांव के लोग मैनेज करते थे, गांव के लोग ही बांटते थे, उन्होंने बांटी दी। 72-74 में वो चली गई सरकार में और बिना पूछे चली गई। कब्जा किसी का था और जमीन बन गई सरकार की, वो तकनीकी हो गया। या लैंड राजकुमार ने अलॉट की, मान लो 5 बीघा अलॉट की, कागजों में नहीं चढ़ी, सरकार को चली गई। आज वो टेक्निकली क्या हो गए, वन कोचर हो गए। तीसरा सेटलमेंट हो। सेटलमेंट क्या होता है? ठीक है सेटलमेंट सर, थोड़ा सा जल्दी आपको अपनी बात पूरी करनी होगी। ओके, मेरा पॉइंट ये है कि दोनों बातें ठीक है। अमीरों तक में जो सबसे पहले जो पंजा चलना चाहिए, वो जो आपके बड़े बड़े शार्क्स है उन पे चलना चाहिए, और गरीबों को वेलफेयर स्टेट भी है, उनको तो सड़क पे बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी। हालांकि आप तमाम मेहमान जिस तरीके से बात करते नजर आ रहे हैं और जो वैल्यूएबल पॉइंट यहाँ पर उठाते नजर आ रहे हैं, इससे सरकार पर कितना फर्क पड़ता है और क्या कुछ आदेश आगे पारित होते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हिमाचल को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।